Learners, I am Dr. Vinod Kumar. I welcome again all of you in the VK Scholar Education digital learning class. So today I am going to start a new unit, that is international business. NTA द्वारा 17 अक्टूबर 2020 को कॉमर्स सब्जेक्ट में 2 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की गई। शिफ्ट सेकंड में इंटरनेशनल यूनिट से 7 क्वेश्चंस कॉमर्स एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पहले 3 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगा। ओके, तो आओ शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सो दिस इज़ द टाइटल, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर अक्टूबर 2020, क्योंकि ये एग्ज़ाम 17 अक्टूबर 2020 को आयोजित हुआ था। तो सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस, डैट इज़ द वीडियो नंबर 1। तो हम जून 2020 सेशन से स्टार्ट करते हुए दिसंबर 2004 तक इसको ख़त्म करेंगे, इस यूनिट को। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है डैट इज़ ऑन उपासला मॉडल फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस इज़ नॉट वैलिड फॉर। सो दिस मॉडल फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस इज़ नॉट वैलिड फॉर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, व्हाट डू मीन बाय इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, कि हाउ ए डोमेस्टिक कंपनी विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू द होस्ट कंट्रीज़, कि कैसे एक प्योरली डोमेस्टिक कंपनी एक्सपोर्ट को स्टार्ट करती है, उसके बाद दूसरे देशों में प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, और फाइनली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न लेती है, ताकि डोमेस्टिक कंपनी के पास फुल ओनरशिप और कंट्रोल फॉरेन कंपनीज़ के ऊपर फुल ओनरशिप और कंट्रोल रहे। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशंस नीचे दिया गया है, और इसकी काफ़ी फ़ीचर्स हैं कि क्या इसकी फ़ीचर्स होती हैं उपासला मॉडल की, और ये मॉडल किसने डेवलप किया था। तो इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशंस में पढ़ेंगे। ओके, तो वन इज़, सो दिस इज़ जस्ट ए मिनट, हाँ जी। So Upashla model for internationalization of business operations explains the characteristics of the internationalization process of the firm. Okay, कि this is the process and in this process there are 5 steps. वो steps क्या हैं, या there are 5 stages of internationalization. सबसे पहला क्या है, डोमेस्टिक ऑपरेशन एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़। दिस इज़ द स्टेज नंबर 1। इसका मतलब क्या है कि एक प्योरली डोमेस्टिक कंपनी क्या है, प्योरली डोमेस्टिक फर्म मैन्युफैक्चर गुड्स इन द होम कंट्री एंड सर्व ओनली टू द डोमेस्टिक कस्टमर्स। ओके, सेकंड है इनफ्रीक्वेंट एक्सपोर्ट, दैट प्योरली डोमेस्टिक फर्म इनफ्रीक्वेंटली स्टार्ट्स एक्सपोर्टिंग टू द नेबरिंग कंट्रीज। ओके, तो यहाँ जो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलते हैं उसको, वो फ्रेंड्स के थ्रू या दूसरी फर्म्स के थ्रू उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है, और वो उस एक्सपोर्ट ऑर्डर को जो है फुलफ़िल करती है। तीसरा क्या होता है, एक्सपोर्ट्स थ्रू इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और एजेंट्स। इसका मतलब क्या है, दिस इज़ द स्टेज 3, कि एक जो फर्म जो है होस्ट कंट्रीज से एक्सपोर्ट्स के थ्रू काफ़ी प्रॉफिट कमाती है, उसका रिवेन्यू बढ़ता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है दूसरे देशों में बिजनेस करने का, तो वह एक फुल फ्लैज एक एक्सपोर्टिंग कंट्री में, एक्सपोर्टिंग फर्म में अपने आप को बदल लेती है, और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स और एजेंट्स के थ्रू दूसरे देशों के बाज़ारों में बिजनेस स्टार्ट करती है। ओके, उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्स सब्सिडरीज। इसके अंतर्गत कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट साइन करती है, स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस का डिसीज़न लेती है, दूसरी होस्ट कंट्री की फर्म्स के साथ मिलके दूसरे देशों में बिजनेस करती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कंपनी कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड के थ्रू दूसरे देशों के बाज़ारों में एंटर करती है। और लास्ट जो स्टेज है, दिस इज़ द फॉरेन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कि एक डोमेस्टिक कंपनी स्टेज 5 के अंदर FDI के थ्रू दूसरे देशों में पैसा लगाती है। ओके, वहाँ पर प्रोडक्शन
यूनिट्स एस्टैब्लिश करती है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेती है, मर्जर एंड एक्विजिशन का डिसीजन लेती है, और जहां उन देशों में अपने बिजनेस सेंटर एस्टैब्लिश करती है, प्रोडक्शन सेंटर्स लगाती है जहां पर उसको रॉ मटेरियल लो कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल होता है, जहां पर उसको बिजनेस करने में काफ़ी फ़ायदा रहता है, और उस कंट्री से वो नेबरिंग कंट्रीज़ की मार्केट्स को आसानी से कैप्चर कर लेती है। ओके, सो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ए फर्म। ओके, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फर्म्स। उसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक डोमेस्टिक कंपनी होती है, डोमेस्टिक कंपनी इंटरनेशनल कंपनी में कन्वर्ट होती है, इंटरनेशनल कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में कन्वर्ट होती है, उसके बाद एक ग्लोबल कंपनी बनती है, और बाद में TNC ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस। तो ये स्टेज भी और ये सीक्वेंस भी आपको याद करनी है, इसके ऊपर प्रीवियस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी, फिर इंटरनेशनल या फॉरेन कंपनी, फिर मल्टीनेशनल कंपनी, देन ग्लोबल कंपनी, एंड लास्ट होता है TNCs ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस। हर एक कंपनी का अपना मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है, हर एक कंपनी की अपनी कुछ फीचर्स हैं जिनको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस मॉडल के बारे में बताया गया है कि कंपनीज सबसे पहले अपने नियर बाई जो होस्ट मार्केट्स के ऊपर के अंदर जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। जैसे इंडिया नेपाल की मार्केट में, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की मार्केट्स में बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वह एक जो है डोमेस्टिक फर्म से एक आपका एक्सपोर्टिंग फर्म के रूप में दूसरे देशों की बाज़ारों में अपना बिजनेस रन करती है। ओके, विद लो मार्केट कमिटमेंट्स। सो दिस मॉडल इज़ नॉट वैलिड फॉर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़ इसके जो सोर्स जो है, इसका जो सोर्स है मैं आपको डिस्कस करूँगा। सोर्स के लिए आपको राकेश मोहन जोशी की बुक आती है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की। दिस इज़ द बेस्ट बुक इन दी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, तो काफ़ी क्वेश्चंस इस बुक से पूछे जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि ये उपासला मॉडल जो है किसने डेवलप किया था? जॉनसन जे एंड विल्डरसिम पॉल ने इस मॉडल को डेवलप किया था। तो ये इसके ऑथर्स हैं हु हैव प्रोपाउंडेड द उपासला मॉडल। जॉनसन जे एंड विल्डरसिम पॉल, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द फर्म फॉर स्वीडिश केसेस, 1975 में इस मॉडल को डेवलप किया। ओके, सो ये आपका उपासला मॉडल के बारे में था। सेकंड, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद इकोनॉमिक्स प्रोपाउंडेड इन द सेम। ओके, सो ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो सबसे पहले 4 थ्योरीज के नाम दिए गए हैं, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। आपको इसके अंतर्गत क्या करना है, सिर्फ इकोनॉमिक्स के नाम को याद करना है कि हु हैव प्रोपाउंडेड विच थ्योरी। ओके, तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज वाज गिवन बाय एडम स्मिथ, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय अली हेक्सैकर एंड बर्टिल ओहलिन। ओके, बर्टिल ओहलिन। उसके बाद जो है नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाज गिवन बाय माइकल पोर्टर एंड कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज प्रोपाउंडेड बाय डेविड रिकार्डो। ओके, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने नीचे दिया है। तो देखिए आप क्या है कि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज प्रोपाउंडेड बाय इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ इन 1776। तो ये आप इसका ईयर ऑफ ओरिजिन भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ओके, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी इज गिवन बाय हेक्सायर एंड बर्टिल ओहलिन इन 1933। तो हेक्सायर was the guru of बर्टिल ओहलिन। यू कैन से कि बर्टिल ओहलिन वाज द स्टूडेंट ऑफ हेक्सायर। तो सबसे पहले इस थ्योरी के ऊपर जो काम स्टार्ट किया था वो हेक्सायर ने किया था। उसके बाद फाइनली बर्टिल ओहलिन ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया और फाइनली 1933 में इस मॉडल को डेवलप किया। नेक्स्ट है नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसको डायमंड मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमंड मॉडल। डायमंड मॉडल
सो दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय माइकल पोर्टर इन 1990। और लास्ट आपका कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, दैट इज गिवन बाय इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो इन 1817। ओके, सो इट वाज द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ दैट आर ऑफ। तो आपको पता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू जो है कॉमर्शियल वैल्यूज़ जो है वो क्रिएट होती है। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ द कॉमर्शियल वैल्यू। ओके, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स ऑफ क्रिएटर्स लीगली गिवन which prevent others from using creators invention designs and other creations and to use that right to negotiate payment in return for others using them। ओके, तो इसके लिए एक फ़ी पेड की जाती है जिसको हम रॉयल्टी बोलते हैं, रॉयल्टी। ओके, तो ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में था। ओके, दिस इज़ द कॉमर्शियल वैल्यू। सो इसमें भी राकेश मोहन जोशी, तीनों ही क्वेश्चंस के जो सोर्स हैं वो राकेश मोहन जोशी की बुक से रिलेटेड है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।